हेलो। हेलो साथियों, आज का जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा, इन संगठनों के द्वारा आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथियों, इस कार्यक्रम में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ बातें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। वो बातें ये हैं कि हमारी मौलिक समस्या क्या है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारी मौलिक समस्या रोटी की है, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि रोजगार की हमारी मौलिक समस्या है, कुछ लोग कह सकते हैं शिक्षा की हमारी समस्या है, कुछ लोग घरों की समस्या कह सकते हैं, कुछ लोग हमारे लोगों के और तमाम मुद्दों की बात कर सकते हैं। ये हमारी समस्याएं हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हैं या तमाम लोग कहते रहते हैं। मगर मैं आप लोगों को कुछ मौलिक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी मौलिक समस्या ये नहीं है। हमारी मौलिक समस्या है गुलामी की। हमारी मौलिक समस्या, हम भी आज तक गुलाम बने हुए हैं। 15 अगस्त 47 को हम लोग आज़ाद हुए, ऐसा हमें बताया जाता है। हम लोगों को हर साल 15 अगस्त का दिन मनाकर हमको बताया जाता है हम आज़ाद हो गए। साथियों, ये भ्रम है, इससे हम लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। एक समय था, विदेशी आक्रांताओं ने, मुगलों ने, मुसलमानों ने नहीं, मुगलों ने विदेशियों से आकर हमारे देश को गुलाम बनाया था। तो हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर मुगलों से देश को आज़ाद कराया और देश मुगलों से आज़ाद हो गया। फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया। जब अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया तो फिर हम लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर फिर अंग्रेजों को भगाया, फिर अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की। और अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करके लड़ाई जीती। फिर दोबारा हम लोग अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के बाद फिर ब्राह्मणों से गुलाम हो गए। आज हम लोग ब्राह्मणों के गुलाम। ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, ज्यादा नहीं है। आपके झारखंड में 3.5% भी होंगे, ऐसा नहीं लगता।
1.5-2% होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और आदिवासियों के जो गांव हैं उसमें तो एक भी नहीं होगा, ऐसा भी होगा। तो इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं शायद वामन मेश्राम गलत बोल रहे हैं, जब हमारे गांव में ब्राह्मण है ही नहीं तो हम ब्राह्मणों के गुलाम कैसे हैं, ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है। मगर साथियों, देश पर आज भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी बनाई किसने? आरएसएस ने। आरएसएस बनाया किसने? ब्राह्मणों ने। इसका मतलब है वास्तव में देश में ब्राह्मणों का राज है। मगर ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? होशियारी से एक पिछड़े वर्ग के आदमी को नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए सामने रख दिया। नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, ओबीसी का है, मगर उसको सामने कर दिया। मगर वास्तव में सत्ता नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में नहीं है, ब्राह्मणों के नियंत्रण में। आप बोलेंगे इसका क्या सबूत है? इसका सबूत मैं आपको देता हूं। अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है और उसी के नियंत्रण में देश की सत्ता है, अगर ये बात सही होती तो इस देश में नरेंद्र मोदी को पूछो कि देश में कुत्ते कितने हैं, तो कहेगा कि हाँ, कुत्तों की संख्या हमारी सरकार के पास है। नरेंद्र मोदी को पूछो देश में जानवर कितने हैं, कहा कि हाँ, उसकी संख्या भी हमारे पास है। नरेंद्र मोदी को पूछो जंगली जानवर कितने हैं, कहा इसकी भी संख्या हमारे पास है। अगर नरेंद्र मोदी को पूछो तुम जिस जाति के पिछड़े वर्ग के हो उसकी संख्या कितनी है, कहा कि ये जानकारी नहीं है हमारे पास। अरे जब तुम देश का प्रधानमंत्री हो तो पिछड़े वर्ग का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री हो, उसी के पास पावर हो गिनती करने का, और उसी को पिछड़े वर्ग की संख्या मालूम ना हो। इसका मतलब ये है कि वास्तविक सत्ता मोदी के पास नहीं है। मोदी को सामने किया हुआ है, दिखाने के लिए सामने किया हुआ है। पर्दे के पीछे से ब्राह्मणों ने, आरएसएस ने कब्जा बना के रखा हुआ है। इस वजह से देश में पिछड़े वर्ग की संख्या, पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी पता नहीं है। ये सबूत के तौर पर आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को इस देश में प्रधानमंत्री बनाया गया, मगर वो नामधारी है। नामधारी है यानी दिखाने के लिए रखा हुआ है। अगर कामधारी होता तो पिछड़े वर्ग ओबीसी की गिनती करता और संख्या बताता। जैसे ये बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, वो बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने बिहार की गिनती किया, तो संख्या पता चला 64% है, तो वहां 64% रिजर्वेशन लागू हो गया। पहले 52% था, वो 64% हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पिछड़े वर्ग के नियंत्रण में जब ताकत थी तो उस अनुपात में, संख्या के अनुपात में अधिकार मिला। मगर अब नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जो नीतीश कुमार है वो फिर लालू को छोड़ करके फिर नरेंद्र मोदी के साथ गए, और नरेंद्र मोदी के साथ जाने के बाद में वो पिछड़े वर्ग की गिनती करने की मांग तक नहीं कर पा रहे हैं। जो काम तुमने बिहार में किया, गिनती करने का काम किया, अगर ये काम सही था और सही काम करने का आपने काम किया तो वही काम सारे देश भर में होना चाहिए। अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है तो पिछड़े वर्ग की गिनती होनी चाहिए, पिछड़े वर्ग की गिनती होनी चाहिए और संख्या के अनुपात में अधिकार मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि संख्या के अनुपात में
नौकरी मिलनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। मैं कहता हूं 3.5% ब्राह्मणों के गुलामी से हम लोग आजाद होना चाहिए और आजाद होकर सारा देश का हुक्मरान और सारे देश का मालिक हमारा आदमी होना चाहिए। हमारे लोग इस देश के मालिक होने चाहिए। हम इस देश के मूल निवासी हैं। जो ब्राह्मण है वो अंग्रेजों की तरह विदेश से आया हुआ है। अगर वो अंग्रेजों की तरह विदेश से आया हुआ है तो जब अंग्रेजों को विदेशी कहने के आधार पर भगा दिया गया कि अंग्रेजों को राज करने का अधिकार नहीं है, तो उसी सिद्धांत के आधार पर ब्राह्मणों को विदेशी होने की वजह से राज करने का अधिकार नहीं है। और ये आंदोलन हमने सारे देश भर में चलाया। इस वजह से लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए आरएसएस के ब्राह्मणों ने क्या किया, एक पिछड़े वर्ग के आदमी को, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और कहा देखा भाई तुम्हारा ही तो आदमी प्रधानमंत्री है। अरे मगर उसकी लगाम तो तुम्हारे हाथ में है। जब आप बैलों से खेती करते हैं तो बैलों की रस्सी किसान के हाथ में होती है। किसान बैल को जैसे चलाता है बैल वैसे चलता है। तो उन लोगों ने क्या किया, नरेंद्र मोदी की रस्सी ब्राह्मणों ने अपने हाथ में रखा और नरेंद्र मोदी को जैसे चलाना चाहते हैं वैसा नरेंद्र मोदी को चलना पड़ता है। और अगर नरेंद्र मोदी ऐसा चलने से मना कर दे तो वो उसको हटा सकते हैं। इस डर की वजह से नरेंद्र मोदी उनके ही इशारे पर, उनके ही कहने पर काम करते रहता है। इसलिए इस तरह की सत्ता से हमारे किसी बैकवर्ड आदमी को भाजपा का प्रधानमंत्री बनाने से, किसी पिछड़े वर्ग को कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाने से हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? जिस तरह से मुगलों के गुलामी से देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के गुलामी से देश आजाद हुआ, उसी तरह से ब्राह्मणों के गुलामी से भी देश को आजाद करने की जरूरत है। जब देश आजाद होगा तब देश की लगाम हमारे लोगों के हाथ में आएगी। जब देश की लगाम हमारे लोगों के हाथों में आएगी तो फिर हमारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सारी समस्याओं का समाधान होगा। वो क्या करते हैं, छोटी छोटी हमारी समस्याओं का समाधान करने की बात करते हैं मगर राज्य सत्ता अपने नियंत्रण में रखते हैं। राज सत्ता को अपने नियंत्रण में रखते हैं, देश को अपने नियंत्रण में रखते हैं और देश को अपने नियंत्रण में रखकर, राज सत्ता को अपने नियंत्रण में रखकर छोटी छोटी हमारी समस्याओं का समाधान करने की बातें करते रहते हैं। हम लोग छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने से समाधान होने वाले नहीं। अभी हमारा समाधान इस तरीके से नहीं होगा। इसलिए साथियों, इसी काम को अंजाम देने के लिए जब हमारी उम्र 18 साल कुछ महीने की थी तब से हमने ये काम शुरू किया। अब हमारी उम्र 67 साल थी तो लगभग 48-49 साल हो गए। इतना लंबा समय लगाकर हमने 32 राज्यों में संगठन खड़ा किया। अब आपको आज से संगठन खड़ा करने की जरूरत नहीं है। 32 राज्यों में संगठन खड़ा हो चुका है। केवल ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये जो प्रदेश है, अगर ये छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में संगठन फैल गया है। 625 जिलों में संगठन फैल गया है और 2030 तक ये 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। इतने लंबे समय से इतना विशाल संगठन खड़ा करने के काम में हम लोग लगे हैं। क्यों लगे हैं?
अब हम छोटी छोटी समस्याओं से समाधान नहीं करने वाले, समाधान होने वाले नहीं हैं। हमारी समस्या रोटी रोजी की नहीं है, हमारी समस्या गुलामी की है और समाधान आजादी है। आजादी हासिल करनी होगी, रोटी नहीं, आजादी हासिल करनी होगी। मान लो आपको रोटी मिल गई, गुलामी बरकरार रही, तो पेट का तो समाधान हो गया, मान सम्मान और आजादी का तो समाधान नहीं होगा। केवल पेट का समाधान होने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जानवरों को भी पेट होता है, इंसान को भी पेट होता है, तो पेट का समाधान होने से शायद जानवर समाधान हो सकता है, मगर इंसान को आजादी की जरूरत होती है, इंसान को सम्मान की जरूरत होती है। इंसान को अगर कोई गाली दे तो उसको बहुत बुरा लगता है, जानवर को अगर किसी ने गाली दिया तो जानवर को बुरा नहीं लगता, इंसान को कोई गाली दे तो बुरा लगता है। इसलिए हम लोग आजाद होना चाहते हैं, हमारी समस्या गुलामी की है और इसलिए हम लोगों ने इतना बड़ा संगठन, विशाल संगठन खड़ा किया हुआ है। ये बात मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ? ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हम लोगों को ये मालूम अगर हो जाए कि आज से संगठन नहीं बनाना है, संगठन बन चुका है। आज 625 जिलों में संगठन बन चुका है और 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन बन जाएगा। और जिस तरह से 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों को कहा चले जाओ, तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। हम लोगों को भी आजादी हासिल करनी है ब्राह्मणों से। अभी हम ब्राह्मणों के गुलामी में है, इसलिए अभी हमको आजादी हासिल करने की लड़ाई लड़नी है। आजादी हासिल करेंगे तो रोटी तो ऐसे ही मिल जाएगी, रोटी तो आप भी मिल रही है, वैसे भी मिलेगी, मगर मान सम्मान और आजादी बहुत बड़ी चीज होती है। रोटी छोटी चीज है, आजादी बहुत बड़ी चीज है और इसलिए हम लोगों को आजादी चाहिए। आजादी की जंग है और इसलिए ये लड़ाई साथियों हम लोग सारे देश भर में लड़ रहे हैं और इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 हिस्सों में बांटा था। ये बात भी आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था। तो ब्राह्मणों ने हम लोगों को कहा देखो अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ब्राह्मण हम लोगों को कहते थे हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था अंग्रेजों ने, उन ब्राह्मणों ने SC ST OBC को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। हिंदू अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था, ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। इसका मतलब है ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था, ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़ों में बांटा। इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। हिंदू मुसलमान 2 ही टुकड़े थे, इकट्ठा हो गए, अंग्रेजों को भगा दिया। 6000 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा और 6000 टुकड़ों में बांटने की वजह से हम लोगों को जगाना मुश्किल हो गया। पहले तो हमें जगाना होगा, फिर जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़े हुए लोगों से संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, संगठित शक्ति का निर्माण करके फिर आजादी की लड़ाई संगठित शक्ति के बल पर लड़ना होगा। आपको अभी संगठित शक्ति निर्माण करने का काम नहीं करना है, वो हो चुका है।
वो हो चुका है। ये जो आंदोलन हमने खड़ा किया उस पर उसके साथ में आपको खड़ा होना है, उसके समर्थन में आपको खड़ा होना है। अगर आप उसके समर्थन में खड़े होते हैं तो 2030 तक देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो जाएगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो जाएगा और सारे लोग सड़कों पर उतरेंगे, रास्ते पर उतरेंगे। जब तक सड़कों पर और रास्तों पर हम लोग नहीं उतरेंगे, इन लोगों के गुलामी से आजादी नहीं मिल सकती। इसलिए हमें आजादी हासिल करने के लिए आजादी हमें ब्राह्मणों से चाहिए, 3.5% लोगों से चाहिए। 3.5% लोगों के गुलामी में है। 3.5% ब्राह्मणों ने ही हमें गुलाम बना कर रखा है। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है। चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ये ब्राह्मणों ने बनाई कांग्रेस। और भाजपा भी उन्हीं लोगों ने बनाई, आरएसएस भी उन्हीं लोगों ने बनाया। तो इसलिए हम लोगों को उनके द्वारा नॉमिनेटेड, ये नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है, ये वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं है, ये नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड का मतलब है नामधारी है। वास्तविक सत्ता उन्हीं लोगों के नियंत्रण में है जो पर्दे के पीछे रहकर मोदी को चला रहे हैं और शो कर रहे हैं कि मोदी ही प्रधानमंत्री है। ये केवल दिखने में दिखाई दे रहा है। अगर ये बात गलत है जो हम कह रहे हैं, ये बात जो हम कह रहे हैं कि मोदी वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं है, और ये बात मैं जब से मोदी प्रधानमंत्री बने तब से कह रहा हूं, और प्रधानमंत्री मोदी है तो मेरे खिलाफ मोदी को केस करना चाहिए था, तो केस तो किया नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं करके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी मेरे खिलाफ केस क्यों नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? मैं सही बोल रहा, तो सही बोलने के लिए थोड़ी केस होता है। सच बोलने पर केस थोड़ी होता है, सच्चाई बोलने पर केस थोड़ी होता है। जब मैं जहां जाता हूं कहता हूं, पुलिस वाले भी सुनने के लिए रहते हैं। जाने कार्यक्रम के बाद मिलते हैं तो कहते हैं नहीं सही बोल रहे हैं। पुलिस वाले भी बोलते सही है, क्योंकि उधर भी हमारे लोग हैं, उधर सही है। तो हम उनको कहते भी साथ क्यों नहीं देर का कि हम अभी थोड़ा बंधे हुए हैं, ऊपर वाले का आदेश मानना पड़ता है। अब बात सही है। मैंने कहा मौका देख के आ जाना, अभी मत आना, कोई बात नहीं है, जब मौका आएगा तब आ जाना। तो साथियों, हम लोगों को आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करके आजादी हासिल करनी है 3.5% ब्राह्मणों के गुलामी से। हमारे लोगों ने मुगलों से आजादी हासिल की, हमारे लोगों ने अंग्रेजों से आजादी हासिल की, तो हम लोग ब्राह्मणों से आजादी क्यों नहीं हासिल कर सकते? जब दूसरों से आजादी हासिल कर लिए तो ब्राह्मणों से भी आजादी हासिल कर सकते हैं। मगर आजादी हासिल करना कठिन क्यों हो गया है? क्योंकि ब्राह्मणों ने हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को मैं एक छोटा काम देना चाहता हूं। जिस किसी गांव से आप आए हैं उस गांव में जाकर कमेटी बनाओ, SC ST OBC माइनॉरिटी की कमेटी बनाओ और इस आंदोलन के साथ जुड़ जाओ। गांव में वापस जाने के बाद गांव में कमेटी बनाओ, कमेटी बनाया करके हम लोगों को खबर करो। आपको दिल्ली से लेटर आएगा, यहाँ आपके कमेटी को मान्यता देते हैं, तो आपको उस समय से गांव का काम अपने हाथ में लेना है। गांव में ग्राम पंचायत होती है, संख्या हमारी होती है, तो पहले ग्राम पंचायत पर कब्जा करो, ग्राम पंचायत पर अपनी सत्ता और काबिज करो, फिर तालुका पंचायत, फिर जिला पंचायत और फिर विधानसभा। अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते हो तो विधानसभा पर सारे देश पर भी कब्जा होने के बाद फिर दिल्ली की सत्ता ज्यादा दूर
रहेगी नहीं। और इस तरह से फिर वो सत्ता हासिल करने के बाद फिर देश को आजाद घोषित करते हैं। आजाद घोषित करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, केवल सत्ता में आने से काम नहीं चलेगा, वहां आने के बाद आजाद घोषित करना पड़ेगा कि हम आजाद हो गए हैं। और आजाद हो गए हैं तो ऐसा संविधान में प्रावधान करना होगा, लिखना होगा, हमारे देशवासियों के साथ सहयोग और समर्थन से, और संविधान में संशोधन करना होगा कि अब हम आजाद हो गए, और इस तरह से लिखित रूप से घोषित हो जाएगा कि हम आजाद हो गए। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए हमारे पास संगठन चाहिए, संगठित शक्ति चाहिए। इसके लिए हमने 625 जिलों में संगठन बनाया, 32 राज्यों में। इसलिए अभी केवल आपका साथ, सहयोग और समर्थन चाहिए। आप अपने गांव में जाओ, कमेटियां बनाओ, जहां जहां भी आप रहते हो, जहां जहां से भी आए हो, वहां वहां कमेटियां बनाओ। इस झारखंड में हमारे लोगों का संगठन है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है। अगर आदिवासी है तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद में संगठित हो जाओ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, अगर ओबीसी का है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में इकट्ठा हो जाओ। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, अगर मुस्लिम है तो उसके अंदर इकट्ठा हो जाओ। और भारत मुक्ति मोर्चा, ये सारे देश भर में फैला हुआ हमारा भारत को मुक्त करने के लिए बनाया हुआ संगठन है, आजाद करने के लिए बनाया हुआ संगठन है। इसलिए ये लड़ाई हमारे आजादी की है, और इस तरीके से हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप इस तरीके से लड़ते हो तो हमारे लोगों के साथ यहाँ के ये जो आपका उरुगुट्टू बाजार ताड़ है, पिठोरिया ठाकुरगांव रोड, कांके, रांची, झारखंड, ये जो झारखंड राज्य है, ये सारे झारखंड राज्य में 24 जिले हैं, सारे जिलों में काम चल रहा है। आप लोग जिलों के कमेटियों के साथ मिलकर काम करो। अगर आप इस तरह से करते हो तो ये सारा का सारा नियंत्रण, सारा का सारा कब्जा हमारे लोगों के हाथ में आएगा, और इसी तरह से देश भी हमारे नियंत्रण में आएगा और हम लोग आजाद हो सकते हैं। अब मैं ऐसा मानता हूं कि अब हम लोग आजाद होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोई हमारी ताकत हमको रोक नहीं सकता, कोई ताकत देश में नहीं है जो हमें रोक लगा दे। सारे देश भर में मैं अकेला ही घूम रहा हूं, क्यों? सारे देश का समर्थन है। इसलिए इस ताकत और समर्थन के आपके बलबूते पर, आपके साथ सहयोग और समर्थन से घूम रहा हूं सारे देश भर में। इसलिए इन लोगों से लड़ना होगा, और हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई लड़ाने वाले जो लोग हैं उनसे सावधान रहो। वो हम लोगों का सत्यानाश करने वाले लोग हैं, उन लोगों से सावधान रहो, और उन लोगों से मुक्ति हासिल करने के लिए इस आंदोलन में शामिल हो जाओ। इस मौके पर साथियों, मैं बहुत लंबी बात कहे बगैर अपनी बात यही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।